द लेजेंड एपिसोड 66 अंगरक्षक पद। कहानी अब आगे। चंद्रपुर साम्राज्य। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि महाराज वीरेंद्र अपने कक्ष में बैठकर अपने दाएं हाथ पर कुछ कागजात पकड़े उन्हें देख रहे थे। तभी कक्ष के बाहर राजकुमार रुद्र आकर उन्हें कहते हैं, रुद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूं पिताश्री? ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र की तरफ देखकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, ओ रुद्र, आओ आओ। तभी राजकुमार रुद्र कक्ष के भीतर आकर महाराज वीरेंद्र को कहते हैं, रुद्र, वो पिताश्री, मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, हाँ रुद्र, पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? ये सुनकर राजकुमार रुद्र महाराज वीरेंद्र के पास आकर उन्हें पूछते हैं, रुद्र पिताश्री, ये ध्रुवा को आप कहाँ भेज रहे हैं? आजकल वो महल में बहुत कम समय रहता है। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र मुस्कुराते हुए राजकुमार रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, कौन ध्रुवा? उसे मैंने चिलाजा साम्राज्य भेजा है, महाराज महेंद्र देवगोना से हमारे और उनके साम्राज्य के व्यापार के बारे में बात करने के लिए। ये सुनकर रुद्र कुछ सोचता है और महाराज वीरेंद्र से पूछता है, रुद्र, महेंद्र देवगोना वो कौन है? और वैसे भी चिलाजा साम्राज्य के महाराज तो शेखा देव थे ना? तभी ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हंसते हुए उन्हें कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, वो थे अब उनके स्वर्गीय भाई अमरेंद्र देवगोना के पुत्र महेंद्र देवगोना, अभी वही चिलाजा साम्राज्य के महाराज हैं। ये सुनकर रुद्र महाराज वीरेंद्र से कहता है, रुद्र, ठीक है, वो बात छोड़िए पिताश्री, मुझे आपसे कुछ और बात करना था। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, तो कहो, क्या बात करनी है तुम्हें? ये सुनकर रुद्र महाराज वीरेंद्र से कहता है, रुद्र, मैं चाहता हूं कि आप ध्रुवा के बदले मुझे अन्य राज्य के साथ हमारे व्यापार के बारे में बात करने के लिए भेजें। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र हैरान हो रुद्र को देखते हैं और उसे कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, क्या ध्रुवा के बदले तुम जाओगे बात करने के लिए? ये सुनकर रुद्र महाराज वीरेंद्र से कहता है, रुद्र, हाँ पिताश्री, मुझे अब राजमहल में रहकर अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो युद्ध भी नहीं हो रहा, मन कहता है कि कहीं दूर जाकर रहने का। ये सुनकर महाराज वीरेंद्र कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, अच्छा नहीं लग रहा है का मतलब क्या? कोई दिक्कत है क्या? ये सुनकर रुद्र थोड़ा चिढ़ता हुआ महाराज वीरेंद्र से कहता है, रुद्र, वो बात नहीं है पिताश्री, छोड़िए, आप नहीं समझेंगे। तभी रुद्र को इस तरह बात करता देख महाराज वीरेंद्र रुद्र से स्नेह भरे भाव से कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, मैं समझता हूँ पुत्र, पर असल में तुम्हें बाहर न जाने देने का कारण है कि अब बाहरी राज्यों के राजा युद्ध छोड़कर सीधे राजा या फिर उनके परिवार को हानि पहुंचाना चाहते हैं, जिससे वो बिना युद्ध के जीत जाएं। अगर तुम बाहर जाते हो और किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तभी ये सुनकर रुद्र थोड़ा शांत होता है और महाराज वीरेंद्र से कहता है, रुद्र, ये मैं समझता हूँ पिताश्री, पर अगर मैं ये सोचकर बाहर ना निकलूं कि मुझे कोई मार देगा तो मैं कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, और वैसे भी वो राजा ही क्या जिस पर हमला ना हो। तभी ये सुनकर महाराज वीरेंद्र रुद्र को गले लगाकर कहते हैं, महाराज वीरेंद्र, शेर का बेटा शेर ही होता है, कोई बात नहीं, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी की जाएगी पुत्र। सुरंग राज्य। वहां राजमहल में हम देखते हैं कि महाराज क्षेत्र के कक्ष में राजकुमार प्रतापकाली और ध्रुवा उपस्थित थे कि तभी महाराज क्षेत्र काली को एक पोटली देकर कहते हैं, महाराजा क्षेत्र, ये लो काली 1000 स्वर्ण मुद्राएं, आज से ये तुम्हारा दास हमारे पुत्री का अंगरक्षक हुआ। ये सुनकर काली खुश तो होता है, पर वो स्वर्ण मुद्राओं को महाराज क्षेत्र को वापस करके कहता है, काली, नहीं महाराज, मैं इसे नहीं ले जा सकता, वैसे भी शंकर मेरा दास नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है, मुझे खुशी है कि शंकर अब इस राजमहल का अंगरक्षक है। ये सुनकर महाराज क्षेत्र थोड़े हंसते हैं और ध्रुवा को वो पोटली देकर कहते हैं, महाराज क्षेत्र, तो ये लो शंकर, तुम ही इसे अपने पास रख लो।
ये सुनकर ध्रुवा उस पोटली को नीचे जमीन पर से उठाता है और महाराज क्षेत्र के सामने झुककर कहता है, ध्रुवा जी महाराज। तभी ध्रुवा उस पोटली को लेने के बाद अपने पास खड़े कली को देता है और कहता है, ध्रुवा ये आप रखिए काली भैया, मुझे खुशी होगी अगर आप इसे रखते हैं तो कोई और न सही एक छोटा भाई की दी हुई ये राशि समझ कर ले लीजिए। तभी ये सुनकर काली कहता है, काली नहीं शंकर, मैं इन्हें नहीं ले सकता। तभी ध्रुवा वो पोटली काली के हाथों पर रख कर कहता है, ध्रुवा ले लीजिए भैया, आपको मेरा कसम। तभी ये सुनकर काली थोड़े दुख भरे भाव से उस पोटली को पकड़ता है और ध्रुवा को गले लगा कर कहता है, काली अपना ख्याल रखना शंकर। ये कहकर काली वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद महाराज क्षेत्र ध्रुवा को कहते हैं, महाराज क्षेत्र तो शंकर। ये सुनते ही ध्रुवा महाराज क्षेत्र की ओर देखता और कहता है, ध्रुवा जी महाराज। महाराज क्षेत्र तो शंकर, आज से तुम हमारे राजमहल के अंगरक्षक वाले कक्ष में रहोगे। मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि तुम्हारे हर सुविधा के वस्तु तुम्हारे कक्ष में हैं। तभी महाराज क्षेत्र थोड़े हंसते हुए ध्रुवा से कहते हैं, महाराज क्षेत्र वैसे एक बात पूछना था तुमसे, तुमने ये जबरदस्त तीरंदाजी कहाँ से सीखी? ये सुनकर ध्रुवा भी मुस्कुराते हुए महाराज क्षेत्र से कहता है, ध्रुवा गांव में एक सैनिक हमें सिखाता था तो हम वहीं से सीखे महाराज। ते सुनकर महाराज क्षेत्र खुश होकर ध्रुवा से कहते हैं, महाराज क्षेत्र तो ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे सैनिकों को भी तीरंदाजी सिखाओ। वो क्या है ना, हमने हमारे लड़ाकू सैनिकों के ऊपर जितना ध्यान दिया है उतना तीरंदाज सैनिकों के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, इसीलिए तुम समझ रहे हो ना हम तुमसे क्या कहना चाह रहे हैं। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए महाराज क्षेत्र से कहता है, ध्रुवा जी महाराज। इसके कुछ देर बाद ध्रुवा उस कक्ष से बाहर निकलकर आगे बढ़ता है और मन ही मन सोचता है, ध्रुवा कितने बेवकूफ लोग हैं, ये सब इतना अच्छा राज्य है पर तीरंदाजी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तभी ध्रुवा वहां से आगे जा ही रहा होता है, अचानक से किसी से वो टकराता है जिससे उससे टकराने वाला व्यक्ति नीचे गिर जाता है, जिसके बाद ध्रुवा उसे नीचे से उठाकर क्षमा मांगते हुए उसे कहता है, ध्रुवा क्षमा कीजिए। तभी वो शख्स ध्रुवा को देखकर कहता है, देव क्षमा तो मुझे मांगना चाहिए आपसे अंगरक्षक जी। तभी ध्रुवा उनसे पूछता है, ध्रुवा जी आप। ये सुनकर देव ध्रुवा से कहता है, देव मैं इस राज्य के धनवंतरी श्री राम स्वामी का पुत्र हूँ, नाम है देव स्वामी। तभी कुछ देर उनसे बात करने के बाद ध्रुवा वहां से आगे बढ़ता है और देखता है कि राजकुमारी नंदिनी कुछ छोटी बच्चियों के लिए राज बगीचे में लगी एक अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ रही थी। ये देखकर वो उसी तरफ आगे बढ़ने लगता है। अवतार द लेजेंड एपिसोड 67। प्रशंसा। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा धीरे धीरे कर महल के बगीचे की वो बढ़ता जाता है कि तभी वो देखता है कि राजकुमारी नंदिनी एक छोटे से पत्थर को पकड़े हुए सामने वाले अमरूद के पेड़ में लगी अमरूदों को देख निशाना लगा रही थी। उनके पास ही खड़े कुछ नन्हे बच्चों में से एक बच्ची राजकुमारी नंदिनी के पास आकर कहती है, नीलम राजकुमारी जी आप जल्दी से जल्दी हमारे लिए अमरूद तोड़िए ना, हमें खाना है। ये सुनकर दूर खड़ा ध्रुवा मुस्कुराकर उस छोटी सी बच्ची की ओर देखता है। उस छोटी सी बच्ची की बात सुनकर राजकुमारी नंदिनी एक प्यारी सी मुस्कान देकर उन्हें कहती हैं, नंदिनी देखो नीलम, हमें थोड़ा समय चाहिए, वैसे भी बिना लक्ष्य किए हम निशाना नहीं लगा सकते, तो थोड़ा धैर्य रखो। तभी राजकुमारी नंदिनी जब अपने हाथ में पकड़े हुए उस पत्थर को अमरूद की तरफ फेंकती हैं तो वो पत्थर अमरूद में न लगकर एक सैनिक के सर में जा लगता है। ये देखकर ध्रुवा दूर खड़ा जोर जोर से हंसने लगता है। ध्रुवा हा हा हा। वहां ध्रुवा को इस तरह हंसता देख राजकुमारी नंदिनी समेत सभी बच्चे ध्रुवा को एक नजरों से देखने लगते हैं।
तभी ध्रुवा उन सभी को खुद की तरफ देखता देख अपने हंसी को रोककर अपने पीछे की तरफ मुड़ता है और वहां से जाने लगता है कि तभी उसके पीछे से राजकुमारी नंदिनी थोड़े गुस्से भरी आवाज में ध्रुवा को बोलती हैं। नंदिनी यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं आप, हम सब आप ही को देख रहे हैं। ये सुनकर ध्रुवा पूरी तरह से डर जाता है। तभी राजकुमारी नंदिनी गुस्से में उसे कहती हैं, नंदिनी वहाँ क्या कर रहे हैं आप, यहाँ आइए। तभी ये सुनकर ध्रुवा डरते हुए उनके तरफ बढ़ते हुए कहता है, ध्रुवा जी जी राजकुमारी। जुआ लड़खड़ाते हुए कहता है। तभी जब ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी के पास पहुंचता है, राजकुमारी नंदिनी उसे देखकर कहती हैं, नंदिनी वैसे आपका नाम शंकर है ना? ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, ध्रुवा जी राजकुमारी जी। तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा को नीचे से ऊपर की तरफ देखने लगते हैं और कहती हैं, नंदिनी तो आप ही हैं वो नए अंगरक्षक। ये सुनकर ध्रुवा अपना सर हिलाते हुए हाँ का इशारा देता है। तभी उन बच्चों में से एक लड़का आगे आकर ध्रुवा को कहता है, राम आप तो वही हो ना जिन्होंने कल रात उस घमंडी राजकुमार को हराया था उसी के ही योजना में। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहता है, ध्रुवा, हाँ। तभी नीलम ध्रुवा के पास आकर कहती है, नीलम तो अंगरक्षक जी दया करके वो अमरूद हमारे लिए तोड़ कर लाइए ना, हमें जोरों से भूख लगी है। ये सुनकर ध्रुवा झुककर उस छोटी सी बच्ची से कहता है, ध्रुवा जी छोटी राजकुमारी। तभी ध्रुवा अपने हथेली में कुछ छोटे पत्थर लेता है और पेड़ में लगे कई सारे अमरूद के फलों की तरफ फेंकता है कि तभी सभी पत्थरों के टकराने से पेड़ में लगे कई सारे अमरूद नीचे गिर जाते हैं और ये देखकर सभी बच्चे खुशी से उन अमरूद के फलों को उठाकर खाने लगते हैं। तभी नीलम खुशी से झूमती हुई सभी से कहती है, नीलम कल तक राजकुमारी नंदिनी हमें अमरूद तोड़ कर देती थी, पर आज से अंगरक्षक जी यानी कि शंकर भैया हमें हर दिन अमरूद तोड़ कर देंगे। ये कहकर वहां खड़े सभी बच्चे खुशी से वहां से जाने लगते हैं। उनके जाने के बाद राजकुमारी नंदिनी वहां के एक जगह पर बैठकर ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी तो इसका मतलब आज से तुम हमारे अंगरक्षक हो। ये सुनकर ध्रुवा झुकते हुए राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा जी राजकुमारी। तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी वैसे तुमसे पहले जो भी हमारे अंगरक्षक थे वो सब मुझसे बड़े थे या फिर मेरे ख्यालात उनसे उतने मिलते नहीं थे, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगता था उनका मेरे साथ रहना, पर तुम करीब मेरे उम्र के हो और तुम पर मुझे भरोसा भी है क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी कल रात। ये सुनकर ध्रुवा अपने दाएं हथेली को अपने छाती पे रख कर कहता है, ध्रुवा धन्यवाद राजकुमारी जी। इसके बाद राजकुमारी अपने जगह से उठती हैं और ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी तो आज हम और हमारी दासियां सभी राज्य के बाहर चल रही बाजार को घूमने जा रहे हैं, तो तैयार रहना हमारे साथ चलने के लिए, ठीक है अंगरक्षक जी। ये सुनते ही ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा जी राजकुमारी। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी मुस्कुराती हुई ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी, तो अभी के लिए तुम जा सकते हो शंकर। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा हड़बड़ाकर राजकुमारी से कहता है, ध्रुवा ओ हाँ हाँ राजकुमारी मतलब जी राजकुमारी। ये कहकर ध्रुवा वहां से जाने लगता है। ध्रुवा को ऐसे हड़बड़ाते हुआ जाता देख मीना राजकुमारी नंदिनी के पास आकर कहती है, मीना ये शंकर थोड़ा अजीब नहीं है? ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी मुस्कुराती हुई मीना से कहती हैं, नंदिनी हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। शाम का समय, शाम का वक्त था। राज्य के बाहरी इलाके पर कुछ व्यापारी अपने दुकानों पर बैठकर अपने अपने सामान बेच रहे थे। बाजार का माहौल था इसीलिए वहां लोगों की भीड़ जम चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि भीड़ के बीच में से राजकुमारी नंदिनी अपने दासियों के साथ रथ पर बैठकर आगे बढ़ रही थी। तभी वो सब एक गहने के दुकान के आगे अपने रथ को रोककर वहां उसी दुकान से अपने लिए कुछ सामान खरीदने लगती हैं।
तभी रथ के सामने खड़े ध्रुवा के पास कुछ लोग आकर उससे बातें करने लगते हैं कि तभी उनमें से एक लड़का सामने आकर ध्रुवा से कहता है, हरिदास, हमने क्या पूरे राज्य ने आपकी पराक्रमी देखी, जिससे इस राज्य का हर बासिंदा आपकी तरह ही बहादुर बनाना चाहता है शंकर भैया। ये सुनकर ध्रुवा मन ही मन बहुत खुश होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि दूर खड़ी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा को खुश होता देख वो भी मन ही मन खुश होती हैं और उस दुकान से अपने लिए कुछ सामान खरीदने लगती हैं। अवतार द लेजेंड एपिसोड 68। तस्वीर। एक सप्ताह बाद। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। इसी दौरान ध्रुवा सुरंग राज्य के सभी लोगों से मिलजुल कर रहने लगता है। सभी लोग भी उसे प्यार देने लगते हैं, यहाँ तक भी सेना में भी उसके कई दोस्त भी बनने लगते हैं। वो हर दिन तीरंदाजी सेना को प्रशिक्षण देता है और शाम के समय ध्रुवा राजकुमारी और उनकी दासियों के साथ बाजार घूमने जाता है और सुबह होते ही वो राजकुमार प्रताप के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास करता है। इसी दौरान उसकी और राजकुमारी नंदिनी की दोस्ती भी हो जाती है, पर ध्रुवा को वो बात पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो घुसपैठिया है कहाँ, जो कि चंद्रपुर साम्राज्य से यहाँ इस राज्य में आया है। तभी कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ध्रुवा और राजकुमारी नंदिनी राजमहल के छत के ऊपर तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे। वहां खड़ी दासियां सभी उन्हें देखकर कुछ राजकुमारी को तो कुछ ध्रुवा को प्रोत्साहित कर रहे थे। वहां राजकुमारी नंदिनी के हर वार को ध्रुवा रोक रहा था। तभी अचानक राजकुमारी नंदिनी गुस्से से अपने तलवार को ध्रुवा के तलवार के ऊपर वार करती हैं, पर गलती से ध्रुवा के हाथ पैर उनकी तलवार लग जाती है, जिससे ध्रुवा के हथेली से खून निकलने लगता है। तभी ये देखकर राजकुमारी नंदिनी डर जाती हैं और अपने पहने हुए पोशाक से एक कपड़ा चीर कर ध्रुवा के हथेली में बांध देती है। ये देखकर ध्रुवा मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है। ध्रुवा खुद ही जख्म देती है और खुद ही उसमें मलहम लगाती हैं राजकुमारी। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी थोड़ी गुस्सा होती हैं और ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी, ये तुम्हारी गलती है, अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, इतने बड़े योद्धा होकर तलवार चलाना नहीं आता तुम्हें। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा हंसते हुए कहता है, ध्रुवा, आप ही सीखा दीजिए ना राजकुमारी जी। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी कुछ सोचती हैं और ध्रुवा कहती हैं, नंदिनी, ठीक है, सीखा दूंगी, पर आज तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये सुनकर ध्रुवा हैरानी से राजकुमारी की ओर देखता है और कहता है, ध्रुवा, वैसे क्या क्या दिखाना चाहती हैं आप? ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी मुस्कुराकर ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी, तुम्हें पता चल जाएगा। ये सुनकर ध्रुवा मन ही थोड़ा खुश होता है। वहां हम देखते हैं कि एक अंधेरी कमरे में कोई एक डरते हुए खत लिख रहा था। तभी वो उस खत को लिखकर कहता है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि महाराज वीरेंद्र ने उस महाकाल को भेजा है मुझे मारने। वो कौन है मुझे पता नहीं, पर मुझे जल्द से जल्द अरब पहुंचना होगा। वैसे भी राजमहल में मुझे कोई नहीं मार सकता, पर वो जरूर मुझे मार सकता है, महाकाल। तभी वहां राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा को एक बड़े से कमरे में ले जाती हैं। तभी ध्रुवा उस कमरे में पहुंचकर राजकुमारी नंदिनी से पूछता है, ध्रुवा, वैसे राजकुमारी, ये आप कहाँ ले आई मुझे? तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा से मुस्कुराकर कहती हैं, नंदिनी, पता है, शंकर तुमसे पहले जो भी मेरे अंगरक्षक थे सभी मुझसे बहुत बड़े थे, या फिर उनकी सोच कभी मुझसे मिली ही नहीं, पर तुम बहुत अच्छे हो। मैं मेरे मन की सभी बातें तुमसे कहती हूँ और तुम मेरे सभी बातों को मानते भी हो। वैसे एक बात कहूँ, राज्य की कुछ लड़कियां तुमसे प्रेम करने लगी हैं। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा हंसता है और राजकुमारी से कहता है, ध्रुवा, क्या सच में राजकुमारी आप मजाक कर रही है मुझसे? और प्रेम मेरे जैसे बुद्ध से कौन प्रेम करेगा? ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी हंसती हुई ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी, क्यों नहीं, आखिर क्या नहीं है तुम्हारे पास? अच्छे दिखते हो, युवा हो, चालक हो, और एक बात, तुम एक अच्छे इंसान हो। और वैसे भी मैं पिताश्री से बात करूंगी कि तुम्हें इस राज्य के तीरंदाजी सेना का सेनापति बना दें। ये सुनकर ध्रुवा हंसते हुए कहता है, ध्रुवा जी, राजकुमारी। तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा को दीवार पर लगी कई सारे तस्वीर दिखाते हैं। उन्हें देखकर ध्रुवा कहता है, ध्रुवा, ये सब कौन है राजकुमारी?
ये सवाल सुनकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी ये सब हमारे राज्य के गौरव हैं। शंकर वो देख रहे हो जिनके हाथों में 2 तलवार है और सिर पर सोने की मुकुट है, वो मेरे दादाजी हैं। नाम है चिरंजीवी राज कन्हार। पता है लोग कहते हैं उनके पास 100 सैनिकों की ताकत थी। ये सुनकर ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा वैसे एक बात कहूँ राजकुमारी, लोग कहते हैं कि मुझ में एक सेना की ताकत है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी हंसते हुए ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी ओहो, आज दोपहर को ही पता चल गया था कि तुम में कितनी ताकत है। एक कोमल राजकुमारी से तो हार जाते हो और बातें करते हो एक सेना की ताकत के बराबर। तभी ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी के बातों को नजरअंदाज करते हुए दीवार पर लगी एक तस्वीर देखकर राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा राजकुमारी क्या आप बता सकती हैं कि ये देवी जैसी दिखने वाली कौन है जिन्होंने अपने हाथ में ये कमल का फूल पकड़ा हुआ है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी उस तस्वीर को देखती हैं और थोड़ी शांत होकर कहती हैं, नंदिनी वो मेरी माँ है। वे सुनकर ध्रुवा राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा अब वो कहाँ हैं, मैंने तो कभी भी उन्हें यहाँ इस राजमहल में नहीं देखा। ये सुनकर नंदिनी ध्रुवा से कहती है, नंदिनी उनकी मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर ध्रुवा दुख प्रकाश करते हुए राजकुमारी से कहता है, ध्रुवा जेठ माफ कीजिए राजकुमारी, पर ये कब हुआ। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा से कहते हैं, नंदिनी आज से 2 साल पहले एक अनजान बीमारी में उनकी मौत हो गई। ये सुनकर ध्रुवा को भी थोड़ा दुख होता है। तभी राजकुमारी नंदिनी आगे बढ़ती हैं और एक तस्वीर के पास खड़ी होकर कहती हैं, नंदिनी तो अब तुम कहो कि इसमें दिखने वाली छोटी सी लड़की कौन है। तस्वीर को देखकर ध्रुवा थोड़ा चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है और कहता है, ध्रुवा ये तो। तभी राजकुमारी नंदिनी फिर से पूछती हैं, नंदिनी तो पता चला कि ये कौन है। तभी ध्रुवा कुछ सोचता है और कहता है, ध्रुवा नहीं, मैं नहीं जानता कि ये कौन है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी हंसती हुई कहती हैं, नंदिनी अरे बुद्ध, ये कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ये सुनकर ध्रुवा थोड़ा हैरान होकर राजकुमारी नंदिनी को देखता है। तभी कक्ष के बाहर एक सैनिक आकर कहता है, सिरा सैनिक, राजकुमारी की जय हो, महाराज ने आपको रात्रि भोजन के लिए बुलाया है और अंगरक्षक जी आपका भोजन आपके कक्ष में रखा हुआ है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा से कहते हैं, नंदिनी तो ठीक है शंकर, अब तुम अपने कक्ष में जाओ, पर याद रहे कि कल जल्दी उठना है। ये सुनकर ध्रुवा हैरानी से राजकुमारी से कहता है, ध्रुवा जल्दी पर क्यों। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा से कहते हैं, नंदिनी ओ, तुम्हें कहना तो भूल ही गई थी, कल हम शिकार के लिए जाने वाले हैं, तो इसीलिए तुम तैयार रहना, ठीक है। ये सुनकर ध्रुवा मुस्कुराकर राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा ठीक है राजकुमारी, मैं तैयार रहूंगा। अवतार द लेजेंड एपिसोड 69, डरावना रहस्यमय इंसान। कहानी अब आगे। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि अपने कक्ष के भीतर ध्रुवा खिड़की से आसमान में चमकती हुई चांद को देखकर कहता है, ध्रुवा, इसका मतलब है कि ये वही राजकुमारी है जिसे मैंने आज से कुछ साल पहले एक मेले में बचाया था। ये सोचते हुए ध्रुवा अपने उस समय के पलों को याद करता है जब उसने राजकुमारी नंदिनी को एक मेले में बचाया था। ये सोचने के बाद ध्रुवा कहता है, ध्रुवा अगर ऐसा है तो मुझे राजकुमारी नंदिनी को ये कहना होगा कि मैं वही हूँ जिसने उन्हें बचाया था। ये सोचकर ध्रुवा कक्ष से बाहर जाने ही लगता है, पर तभी उसके मन में ही एक ख्याल आता है, ध्रुवा नहीं, मुझे लगता है कि उन्हें ये बताना ठीक नहीं होगा कि मैंने उन्हें कभी बचाया था, क्योंकि उस घटना को तो कई वर्ष गुजर चुके हैं और वैसे भी राजकुमारी को तो ये बात भी याद नहीं होगा कि किसी ने उन्हें कभी बचाया भी था। मुझे बस मेरा काम करके यहाँ से निकल जाना है, ज्यादा सोचूंगा तो समय रहते हुए भी मैं उस शत्रु को नहीं पकड़ पाऊंगा। ये सोचकर ध्रुवा अपने बढ़ाए हुए कदम पीछे ले जाता है और खिड़की के पास बैठकर फिर से चांद की तरफ देखने लगता है।
वहां राजकुमारी नंदिनी रात्रि भोजन खाकर अपने कमरे के अंदर जाती है कि तभी वो देखती है कि उनके पलंग और बिस्तर साफ किए हुए हैं। ये देखकर राजकुमारी नंदिनी चिंतित हो जाती है और अपने तकिए के पास कुछ ढूंढने लगती हैं। तभी वो पूरी तरह से विचलित होकर मीना को बुलाती हैं। तभी राजकुमारी नंदिनी की आवाज सुनकर मीना कक्ष के भीतर आकर उन्हें कहती है, मीना जी, राजकुमारी आपने मुझे बुलाया। तभी राजकुमारी नंदिनी गुस्से में मीना से कहती हैं, नंदिनी, आज हमारे बिना इजाजत के किसने हमारे कमरे की सजावट की है? ये सुनकर मीना डरते हुए राजकुमारी नंदिनी को दासियों के कमरे में ले जाती है। वहीं पर मीना सभी दासियों से पूछती है, मीना, आज शाम किसने राजकुमारी के कमरे की सजावट की है? तभी उन दासियों में से एक दासी आगे आती है और कहती है, कोमल राजकुमारी की जय हो, मैंने ही आज राजकुमारी नंदिनी के कमरे की सजावट की है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी गुस्से में आकर उस दासी के दोनों हाथों को पकड़कर कहती हैं, नंदिनी, अगर तुमने मेरी कमरे की सजावट की है तो क्या तुम्हें मेरे तकिए के पास एक तस्वीर मिली थी, और अगर मिली थी तो अब वो तस्वीर कहाँ है? ये सुनकर वो दासी राजकुमारी नंदिनी और मीना को राजमहल के सभी कचरे की बोरी के पास ले जाती है। सभी डर के मारे राजकुमारी नंदिनी और कोमल के पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजकुमारी नंदिनी को इतने गुस्से में नहीं देखा। पर आज ऐसा क्या हुआ जिससे वो इतने गुस्से में हैं? तभी वहां पहुंचकर कोमल राजकुमारी नंदिनी से कहती है, कोमल राजकुमारी, मैंने वो तस्वीर इन्हीं बोरियों में कहीं रख दी है। ये सुनकर मीना सभी दासियों से कहती है, मीना, सभी दासियां यहां आकर इन बोरियों में से एक पुरानी तस्वीर को खोजें। ये सुनकर सभी दासियां डरते हुए उन बोरियों में से एक तस्वीर को ढूंढने लगती हैं। तभी वहां कुछ सैनिक आकर हैरान होकर देखते हैं कि आखिर आज यहां हो क्या रहा है। तभी अचानक राजकुमारी नंदिनी का ध्यान उन बोरियों के पास पड़े एक फटे हुए कागज पर पड़ती है। जब राजकुमारी नंदिनी उस फटे हुए कागज को देखती हैं, उनके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो उस फटे हुए कागज को अपने हाथों में लिए गुस्से से दासी कोमल की पास आकर कहती हैं, नंदिनी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। ये कहकर राजकुमारी नंदिनी कोमल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती हैं, जिसे देखकर सभी दासियां चौंक जाती हैं। और तभी राजकुमारी नंदिनी गुस्से से सैनिकों से कहती हैं, नंदिनी, ले जाओ इस दासी को और इसे इस राजमहल से धक्के मारकर निकालो जाओ। ये सुनकर कोमल राजकुमारी नंदिनी के पैरों तले आकर गिड़गिड़ाने लगती है। पर तभी कुछ सैनिक आकर कोमल को वहां से खींच खींच कर ले जाते हैं। तभी राजकुमारी नंदिनी उस फटे हुए कागज को पकड़े हुए रोती हुई अपने कक्ष के भीतर चली जाती हैं और अपने बिस्तर पर बैठकर रोने लगती हैं। तभी वहां मीना पहुंचकर राजकुमारी नंदिनी के पास बैठती है। मीना को अपने पास देखकर राजकुमारी नंदिनी रोते हुए कहते हैं, नंदिनी, देखा तुमने मीना, उसने मेरे जीवन के एक अंश को नष्ट कर दिया। तुम्हें तो पता है ना कि ये तस्वीर मेरे लिए क्या मायने रखती थी। मीना ये सुनकर दुख भरे भाव से कहती है, मीना, मैं जानती हूँ राजकुमारी। तभी हम देखते हैं कि उस फटी हुई कागज में किसी शख्स की तस्वीर बनी हुई है, जिसने अपने चेहरे पर एक लाल कपड़ा बांधा हुआ है। उस तस्वीर को देखकर राजकुमारी नंदिनी रोती हुई कहती हैं, नंदिनी, कभी कभी लगता है कि वो मुझे कभी भी नहीं मिलेगा जिसने कभी मेरी जान बचाई थी। तो कभी लगता है कि वो मेरे पास है। मैं हर दिन भगवान से केवल एक चीज मांगती हूँ कि वो मेरे सपनों के उस राजकुमार को मेरे पास ले आए, पर वो कभी भी नहीं आया। ये सुनकर मीना कहती है, मीना, मेरे हिसाब से आपको उसे भूलना होगा। ये पागलपन अच्छा नहीं है। ये सुनकर राजकुमारी नंदिनी अपने आंसू पोंछकर कहती हैं, नंदिनी, तुम इसे पागलपन कहती हो। मीना, ये पागलपन नहीं है, ये प्रेम है जो कि मेरे मन में केवल उसके लिए है। वो मुझे भूल जाए ठीक है, पर मैं कभी भी उसे नहीं भूलूंगी। मैं उसके यादों के सहारे जी आई हूँ और जीती रहूंगी, और ये तस्वीर उसी के यादों की सहारा थी। ये कहते हुए राजकुमारी नंदिनी अपने कमरे की खिड़की से आसमान में चमकती हुई चांद को देखती हैं और कहती हैं, नंदिनी, क्या मुझे मेरे सपनों का राजकुमार कभी नहीं मिलेगा?
तभी राजकुमारी नंदिनी उस फटे हुए तस्वीर को अपने सीने में लगाकर कहती हैं, नंदिनी, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। अगर इस संसार में अब भी प्रेम जीवित है तो मेरे सपनों का राजकुमार मुझे जरूर मिलेगा, चाहे वो जहां भी हो वो मेरे पास जरूर आएगा। तभी हम देखते हैं कि राजकुमारी नंदिनी और ध्रुवा अपने अपने कक्ष के खिड़की से चंद्रमा को देख रहे थे। पर तभी चांद को देखते वक्त अचानक ध्रुवा देखता है कि आसमान में कोई एक डरावना सा दिखने वाला इंसान, जिसके शरीर और आंखों से सफेद रंग का धुआं निकल रहा था और वो ध्रुवा को बिना आंखें झपका कर देख रहा था। तभी वो रहस्यमयी इंसान ध्रुवा की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ाकर उसे एक उंगली दिखाता है। तभी ध्रुवा उस इंसान के आंखों में देखता है जहां उसे समय से आगे वाले कुछ दृश्य दिखते हैं, जहां कई सारे लोग जिन्होंने कुछ अजीब तरह के कपड़े पहने थे और वो सब अपने सामने आने वाले कुछ दैत्यों को हरा रहे थे, जो कि आसमान के एक जहाज के भीतर से आ रहे थे। तभी उसके कानों में एक आवाज सुनी देती है, सूर्यांश। तभी वो कुछ और देख पाता, वो रहस्यमयी इंसान अचानक से आसमान से गायब हो जाता है। ये देखकर ध्रुवा डरते हुए कहता है, ध्रुवा, आखिर वो था क्या और वो लोग कौन थे? मन की बात। मेरे प्यारे पाठकों, मुझे पता है कि आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर आए होंगी कि ये आखिरी के डरा देने वाला घटना क्या था, तो इसका जवाब आपको धीरे धीरे मेरे आगे आने वाले कहानियों में मिलेगा। जैसे कि अभी इसमें एक नाम था सूर्यांश, तो इस नाम से एक कहानी मैं लिख रहा हूं, तो दया करके मेरे सभी कहानियों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि भविष्य में मेरे सभी कहानियां एक दूसरे से। अवतार द लेजेंड एपिसोड 70, डाकुओं का हमला। कहानी अब आगे। सुरंग राज्य। सुबह का समय। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुबह सुबह ध्रुवा रात में हुए उस घटना को भूलकर उठता है और अपने सारे नित्य कर्म खत्म करके जब अपने कक्ष के खिड़की से बाहर के नज़ारे को देखता है तो उसे बाहर एक रथ तैयार होकर खड़ा दिखता है और वो देखता है कि कुछ सैनिक भी उस रथ के आसपास खड़े हैं। ये देखकर ध्रुवा तेजी से तैयार होकर वहां से जा ही रहा था, तभी अचानक राजकुमारी नंदिनी उसके कमरे के आगे खड़े होकर कहते हैं, नंदिनी, तो क्या आप तैयार है अंगरक्षक जी आज के जंगल शिकार के लिए? तभी राजकुमारी नंदिनी को अपने सामने देख ध्रुवा चौंक जाता है और हकलाते हुए कहता है, ध्रुवा जी 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 राजकुमारी। ध्रुवा को ऐसे बोलता हुआ देख राजकुमारी नंदिनी हंसते हुए कहते हैं, नंदिनी, अरे अंगरक्षक जी, आप ऐसे हकला कर क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? ये सुनकर ध्रुवा पास ही एक पात्र से पानी पीता है और कहता है, ध्रुवा, वो क्या है ना राजकुमारी जी, मेरे गले में खराश थी तो इसीलिए। तभी ध्रुवा की बात सुनकर राजकुमारी नंदिनी उसे कहती हैं, नंदिनी ठीक है, वो बात छोड़िए, आप जल्दी तैयार होकर नीचे आइए, हमें जल्द से जल्द शिकार के लिए निकलना है। ये सुनकर ध्रुवा जल्दी जल्दी में राजकुमारी नंदिनी से कहता है, ध्रुवा जी राजकुमारी। तभी कुछ देर बाद देखा जाता है कि राजकुमारी नंदिनी अपने रथ पर अपने कुछ अस्त्रों के साथ बैठी हुई हैं। उनके रथ के दाएं और बाएं तरफ कुछ सैनिकों की टुकड़ी उनकी साथ आगे बढ़ रही थी और ध्रुवा भी अपने घोड़े में बैठकर उनके साथ आगे बढ़ रहा था। जंगल। वहां जंगल में पहुंचकर राजकुमारी नंदिनी यहाँ वहां देखने लगते हैं कि कोई जीव या फिर जंतु मिल जाए जिससे वो उसका शिकार कर सके, लेकिन अब तक किसी भी जीव जंतु का कोई अता पता नहीं था। तभी राजकुमारी नंदिनी देखती हैं कि उनके पानी रखने वाले पात्र पर पानी खत्म हो गया था, तो राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा से कहती हैं, नंदिनी शंकर, क्या तुम हमारे लिए इस पात्र में पानी ला सकते हो, क्योंकि कितने समय से बिना पानी पिए मेरा गला सूख रहा है। ये सुनकर ध्रुवा कहता राजकुमारी से है, ध्रुवा, पर राजकुमारी मैं आपको अकेले छोड़कर कैसे? तभी राजकुमारी नंदिनी ध्रुवा के बात को बीच में ही रोक कर कहते हैं, मंदिनी नहीं शंकर, अगर तुम जैसे भी मेरे लिए पानी न लाए तो वैसे भी मेरी मौत तो तय है, तो क्यों ना तुम मेरे लिए पानी ही ला दो। ये सुनकर ध्रुवा कुछ सोचकर कहता है, ध्रुवा जो आज्ञा राजकुमारी। ये कहकर ध्रुवा वहां से चला जाता है पानी लाने। तभी ध्रुवा के जाने के बाद राजकुमारी नंदिनी देखती हैं कि उनके सामने से एक हिरण दौड़ते हुए जंगल के भीतर चला जाता है। ये देखकर राजकुमारी नंदिनी जोर से चिल्लाकर सभी से कहती हैं,
नंदिनी वो रहा शिकार, आगे बढ़ो। ये सुनकर सभी उस दिशा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद जब सभी जंगल के भीतर चले जाते हैं, वो अब देखते हैं कि उनके सामने एक हिरण की लाश पड़ी है। ये देखकर राजकुमारी नंदिनी मन ही मन सोचती हैं, नंदिनी ये तो। तभी वो और कुछ सोच पाती, अचानक से बड़े बड़े पेड़ों में से पूरी डाकुओं की टोली राजकुमारी नंदिनी की सभी सैनिकों के ऊपर टूट पड़ते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। ये देखकर राजकुमारी नंदिनी डर जाती हैं। तभी उन सैनिकों में से कुछ सैनिक अपने जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और कुछ देर बाद जब सभी डाकू उन सैनिकों को मार देते हैं, उनमें से एक डाकू आगे आकर कहता है, राणा सरदार डरिए मत राजकुमारी। इसके बाद वो सब राजकुमारी नंदिनी को अपने साथ अगवा करके वहां से ले जाते हैं। जाते वक्त राजकुमारी नंदिनी गिड़गिड़ाती हैं, पर फिर भी उनके हाथों को बांधकर उन्हें घसीटते हुए रथ से ले जाते हैं। तभी राजकुमारी नंदिनी चिल्लाते हुए कहती हैं, नंदिनी शंकर शंकर। तभी उनका सरदार हंसते हुए कहता है, राणा आज कोई शंकर भगवान नहीं आने वाले, हा हा। हंसते हुए पहले हम राजकुमारी नंदिनी के एक उंगली को काट कर महाराज क्षेत्र को भेजेंगे, उसके बाद हम उनसे 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांग कर जीवन भर मजे करेंगे। तभी कुछ देर आगे जाने के बाद उन डाकुओं में से एक डाकू अपने सरदार से कहता है, चारू पता है सरदार, आपसे पहले जब मैं सरदार रंगा के साथ काम कर रहा था तो आज से करीब 78 साल पहले हमने राजकुमारी नंदिनी को अगवा करने की कोशिश की थी। बस राजकुमारी को ले ही जा रहे थे, अचानक किसी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, पता नहीं कौन था। ये सुनकर सरदार बोला, राणा क्या किसी ने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया था? वैसे दिखने में कैसा था? जैद। ये सुनकर चारू कहता है, चारू पता नहीं, पर इतना जरूर पता है कि वो जो भी था कोई मामूली इंसान नहीं था, उसका हर वार मानो एक बिजली की झटके की तरह था। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है। ये देख चारू डर जाता है और जब सभी आगे देखते हैं सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने खड़ा था ध्रुवा। ध्रुवा ने अपने हाथों पर एक पात्र पकड़ा था जिसमें पानी था और ध्रुवा जोर से सांस ले रहा था। तभी राजकुमारी नंदिनी के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो रोती हुई कहती हैं, नंदिनी शंकर तुम आ गए। ये सुनकर सरदार कहता है, राणा तो ये है शंकर। तभी चारू चिल्लाते हुए कहता है, चारू अबे कौन है तू, सामने से हट। तभी ध्रुवा उस पानी के पात्र को पास ही एक पत्थर पर रख देता है और गहरी सांस लेकर कहता है, ध्रुवा पहली बात तो वे है कि मैं राजकुमारी नंदिनी के साथ कुछ बात करना चाहता हूँ, इसीलिए हो सके तो आप अभी मेरे सामने से हट जाएं। ये सुनकर सरदार गुस्सा हो जाता है और ध्रुवा की तरफ एक डाकू को भेजता है जिसने अपने हाथ पर एक कुल्हाड़ी पकड़ा था।